दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद दुनिया इतनी तो बदल ही गई है कि अब कमोवेश हर देश के भीतर की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जाकर टिक गई है, या इसके उलट कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी भी देश के भीतर की राजनीति को प्रभावित करने लगी है। और शायद भारत उन देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस देश के साथ किस तरीके से खड़ा होगा, यह भारत की अंदरूनी राजनीति को भी प्रभावित करेगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती या कहें सबसे बड़ी परीक्षा इसी बात को लेकर है। अगले हफ्ते कनाडा उन्हें जाना है। G7 की बैठक हो रही है और सवाल कई G7 की बैठक को लेकर अभी से शुरू हो गए हैं। अंदरूनी राजनीति की गिरफ्त में आए कनाडा की राजनीति के भीतर जस्टिन ट्रूडो से सत्ता बदलते हुए मार्क कार्नी के हाथ में सत्ता जाना और उसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजना, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच संबंधों की कहानी कतई नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाता या नहीं जाता, इसको लेकर जब दुनिया भर में कयास लगने लग गए, तो ऐसे में कौन कौन से देश थे जिन्होंने कहा भारत को निमंत्रण देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देना चाहिए। उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि अगर एक हफ्ते के बाद कनाडा में G7 की बैठक है, तो उसी दुनिया की नजर जिन्होंने भारत के नाम पर सहमति दी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ठप्पा लगाया कि उन्हें आपको निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि कनाडा होस्ट कर रहा है, तो ऐसे में अभी नहीं बल्कि अगले ही महीने जुलाई के महीने में ब्रिक्स की बैठक होनी है। यह ब्राजील में होनी है। लेकिन ब्रिक्स की बैठक को लेकर चीन और रूस जिस तर्ज पर उड़ान भरना चाहते हैं, क्या उस तर्ज पर भारत चलने को तैयार है? शायद इसकी भी परीक्षा अगले महीने होगी। बहुत दिन नहीं है, ठीक एक महीने के बाद ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक हो रही होगी। तब यह सवाल और बड़ा होगा, ब्रिक्स जिस रास्ते चला था और अमेरिकी डॉलर से लेकर अमेरिका की अपनी आर्थिक ताकत को चुनौती देने के लिए साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के भीतर एक नई धुरी बनाने की दिशा में बढ़ा था, उसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं। और उसके 2 महीने के बाद यानी सितंबर के महीने में चीन में SCO की बैठक होनी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक। इसमें चीन भी है, इसमें रशिया भी आएगा, रूस भी आएगा, इसमें पाकिस्तान भी आएगा, इसमें ईरान भी आएगा। यहां पर भारत की मौजूदगी कैसे होगी? SCO की बैठक में अभी से ही ये कयास लगने लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि विदेश मंत्री जयशंकर जाएंगे। और उसके बाद का सवाल यह है कि इसी दौर में नवंबर में क्वाड की बैठक दिल्ली में होगी या नहीं होगी। यह 4 देशों के विदेश मंत्रियों को तय करना है जो कि क्वाड के मेंबर हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत है। टर्म भारत का है। यानी ध्यान दीजिए, इसी बरस 4 महत्वपूर्ण बैठक जिसकी शुरुआत G7 से हो रही है। G7, ब्रिक्स, SCO और क्वाड। और हर बैठक के साथ एक ऐसे देश का नाम जुड़ा है जिसके साथ भारत के संबंध या तो बहुत अच्छे या अच्छे थे बिगड़ गए, या फिर बिगड़े हुए थे अब अच्छे होंगे, या फिर नई धुरी के नए संबंध खोजने की जरूरत है। G7 कनाडा से संबंध एक वक्त बहुत बेहतरीन थे, लेकिन कनाडा में जो कुछ जून 2023 में हुआ, खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या हुई और उसमें भारत को आरोपी बना दिया गया, तो सितंबर 2023 के बाद जो कनाडा और भारत के रिश्तों में खटास आई, वो पटरी पर कैसे आएगी, यह सवाल इस दौर में सबसे बड़ा है। इसी तर्ज पर ब्रिक्स को लेकर जो रूस और चीन सोच रहे हैं, और अमेरिका बार बार यह कहकर भारत को चिता रहा है कि देखिए, आप ना तो अपने पारंपरिक परिस्थितियों को देखिए, ना ब्रिक्स को देखिए, संबंध तोड़िए
हथियार तक आप रूस से मत खरीदिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। यह मैसेज इसलिए बड़ा है क्योंकि चीन और रशिया क्या सोचते हैं और भारत वहां पर कहां पर रहेगा, यह भी सवाल है। और उसके बाद एससीओ का मतलब चीन ही है और क्वाड की बैठक का मतलब अमेरिका ही है। अब इन 4 बैठकों के मद्देनजर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी अपनी राजनीतिक सत्ता क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर टिकी और बनी हुई है? और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या वाकई दुनिया के देश इतने ताकतवर और प्रभावी हैं कि अगर वो चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से भी बेदखल कर सकते हैं? या फिर इस दौर में अपने अपने संबंधों के आसरे भारत को जो बाजार मान रहे हैं, बड़ी इकोनॉमी देख रहे हैं और भारत को ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा भी मान रहे हैं, यानी ग्लोबली जब बाजार के भीतर आवाजाही सामानों की होगी तो जिनके चाइना के साथ रिश्ते ठीक नहीं, वो भारत के रास्ते आएंगे। तो क्या यह वाकई एक बिल्कुल नई परिस्थिति अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी के सामने या तो चुनौती के तौर पर या परीक्षा के तौर पर, जो भी है, लेकिन आज इसकी बात करनी होगी कनाडा से, क्योंकि कनाडा के भीतर बड़ी तादाद भारतीयों की मौजूदगी है। 30 लाख के लगभग भारतीय मूल के लोग हैं। पूरी आबादी का लगभग 1.3% लोग वो हैं जो पंजाबी जानते हैं। पंजाबी वहां की तीसरी भाषा है। कनाडा की 600 कंपनियां भारत में इन्वेस्ट किए हुए हैं। 1000 से ज्यादा कंपनियां भारत में व्यापार करती है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के मद्देनजर अगला बड़ा सवाल यह है, खुद कनाडा अपने G7 की बैठक में जो सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश है, उसी से टकरा रहा है। वो अमेरिका है। ट्रंप ने आते ही जब कनाडा को अपना 51st स्टेट बनाने की ऐलान किया और यह कहा कि उन्हें शामिल हो जाना चाहिए अमेरिका में, तब कनाडा के भीतर का जो गुस्सा था और जो सितंबर 2023 में जस्टिन ट्रूडो के दौर में भारत और कनाडा के बीच की खटास थी, कूटनीतिक तनाव था, राजदूतों की अदला बदली रोक दी गई थी, दूतावास से कर्मचारी कम कर दिए गए थे और अब अमेरिका के साथ उसका टकराव है व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर। और यह टकराव इतना ज्यादा है कि अमेरिका की अपनी पूरी विदेश नीति और कूटनीति, जो कनाडा की पूरी विदेश नीति कूटनीति जो अमेरिका के इर्द गिर्द घुमड़ रही थी, वह एक झटके में बदल गई। तो क्या इस दौर में भारत का निमंत्रण कनाडा की अंदरूनी जरूरतों का एक परिणाम है, या फिर जिन बातों का जिक्र किया गया कि दरअसल G7 के बाकी देश ये चाहते थे कि भारत आए, इसीलिए भारत को आने की इजाजत दी गई, क्योंकि इस वक्त कनाडा के सामने दूसरे मुश्किल और अमेरिका से टकराने वाले हालात हैं। तो इन परिस्थिति में क्या वाकई न सिर्फ G7 के सदस्य देश बल्कि OECD के 38 देश, बल्कि चाइना खुद अपने तौर पर यह चाहता है कि कनाडा के साथ व्यापार के संबंध कम से कम साउथ एशिया में खुद चीन और भारत के साथ बने, क्योंकि चीन को यह लगने लगा है, जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस बात को लेकर बेचैन है कि जो रेयर माइनिंग मटेरियल्स होते हैं उसको रोकने के बाद भारत का प्रतिनिधिमंडल बीजिंग जाकर बातचीत करेगा अगले हफ्ते, और कल अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचेगा व्यापार को लेकर, तो उससे पहले कुछ रास्ते बनाने होंगे। तो क्या कनाडा इस दौर में चीन, OECD के 38 देश, G7 के बाकी देश और अपनी अंदरूनी राजनीति की जरूरतों के मद्देनजर भी भारत को निमंत्रण देने के अलावे या प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण देने के अलावे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? दरअसल जो अमेरिका के भीतर लॉस एंजल्स में हो रहा है, कनाडा के भीतर अखबारों में, कनाडा के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज ये कहने से नहीं चूक रही कि आप हमें अपना राज्य बनाना चाहते थे, तो अपना राज्य जहां पर जो हो रहा है आप कम से कम उसे तो बचा लीजिए। और इसके लिए वहां के जो तमाम दृश्य अमेरिका के भीतर उभर रहे हैं, उन तमाम दृश्यों को लॉस एंजल्स के इस दौर में कनाडा में यह देखकर बताया जा रहा है कि ट्रंप की
अपनी देश की नीति कितनी ज्यादा डिरेल्ड हो चुकी है, उस दृश्य को जरा देखिए जो लॉस एंजल्स का यह दृश्य है जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह दृश्य लॉस एंजल्स का है और कनाडा इस दृश्य को देख के ठहाके लगा रहा है। उसका कहना है कि ट्रंप अपनी नीतियों के आश्रय ही अपने देश के भीतर के हालातों को नहीं संभाल पा रहे हैं और वो कनाडा को अपना राज्य बनाना चाहते थे। तो क्या वाकई अमेरिका से होती दूरी और अमेरिका के साथ जो ट्रेड इससे पहले चला आ रहा था, उसमें जो अब बदलाव आया है, उसमें भारत सबसे बड़ी जरूरत कनाडा की है? या फिर दुनिया के भीतर से लगातार जो आवाज आ रही है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड वार में कनाडा फंस गया है तो अगर मंदी आएगी तो पहला शिकार कनाडा ही होगा? और कनाडा को लेकर इस दौर में यूरोपीय यूनियन और चीन का नजरिया भी बदला है या इन दोनों को लेकर कनाडा का नजरिया भी बदला है? तो क्या कनाडा के सामने पहली चुनौती इस बात को लेकर थी कि वो अपनी इकोनॉमी को बचाए या अंदरूनी राजनीति के आश्रय भारत को निमंत्रण नहीं दे? और ये सवाल वहां के एमपीज हो, वहां के एमएलएज हो या फिर वहां पर खुद प्राइम मिनिस्टर मार्क किनी ही क्यों ना हो, उनसे भी यह सवाल पूछा गया। और इन सवालों के बीच में अभी भी कनाडा के भीतर 3-4 सवाल तो हैं। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद वहां रेड कारपेट उसी तर्ज पर बिछेगी जो पहले बिछी थी, या उससे ज्यादा गाढ़ी होगी या फिर नहीं होगी? विरोध प्रदर्शन की इजाजत किसी भी इंटरनेशनल समिट के वक्त जैसे अमेरिका में है वैसे ही कनाडा में है। तो क्या विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी को लेकर? कोई ऐसी डील होगी जो डील अमेरिका को चुभ जाए, क्योंकि एनर्जी के क्षेत्र में और गैस के क्षेत्र में कनाडा का एक वर्चस्व है और कनाडा के साथ भारत उस डील को आगे बढ़ा सकता है। और कनाडा खुद चाहता है कि कम से कम प्राकृतिक गैस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के साथ मजबूत रिश्ते हों। तो क्या यह डील अमेरिका की आंखों में खलल डालेगी? और इस दौर में G7 जिस एजेंडे के आश्रय चल रहा है, उसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, उसमें एनर्जी का सवाल है, उसमें पावर सेक्टर का सवाल है। इन सवालों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सामने बार बार इन्हीं बातों को रख रहे हैं कि अगर डील किसी को करनी होगी तो व्यापार अमेरिका के रास्ते ही होगा। तो क्या यह G7 के भीतर के सवालों को लेकर आपस में उलझ रहा है? जैसे याद कीजिए 2014 में, उससे पहले यह G7 नहीं G8 हुआ करता था। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और उसके बाद रूस को G7 से हटा दिया गया। और आज की तारीख में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है, जापान है, अमेरिका है, कनाडा है और उसके ठीक समानांतर दूसरे देशों के अपने अपने संगठन इस दौर में बड़े होते चले गए। तो क्या G7 के भीतर की परिस्थितियां अमेरिका को लेकर आने वाले वक्त की एक नई व्यू रचना कर रही है और उसमें भारत की मौजूदगी यह तय करेगी कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ है या फिर कनाडा जैसे देशों के आश्रय दुनिया के सामने दूसरे देश, उसमें रूस भी है, उसमें चीन भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें मिडिल ईस्ट के देश भी हैं, उसमें यूरोपीय यूनियन भी आता है। यह लोग जिस व्यापार की दृष्टि में अमेरिका को खारिज करते हुए दूसरे देशों से संबंध बढ़ा रहे हैं, भारत उसमें शामिल होगा। यह चुनौती तो है भारत के सामने, लेकिन परीक्षा तो इस बात को लेकर है जो खालिस्तानी मूवमेंट को जगह मिली हुई है कनाडा के भीतर, ठीक वैसे ही जैसे टेररिज्म को जगह मिली हुई है पाकिस्तान के भीतर। और भारत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हर किसी को समझा रहा है कि देखिए, टेररिज्म के आश्रय कूटनीति या विदेश नीति नहीं होती है, यह एक डिस्टरबेंस है। तो क्या नई बातचीत, नई तरीके की सोच कनाडा को लेकर होगी? और यह सवाल
कनाडा के प्रधानमंत्री से पूछा गया, आपने निमंत्रण दिया है तो क्या बातचीत होगी? India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context, and he has accepted. कनाडा के प्रधानमंत्री की राय और उनका नजरिया इकोनॉमी को लेकर है। इसीलिए भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी को संभाले हुए है, इसका जिक्र वो कर रहे हैं और बाकी मुद्दों को वह उस अर्थव्यवस्था के दायरे से बाहर कर दे रहे हैं। तो सवाल है कि जब उन्होंने G7 के दूसरे देशों का जिक्र किया कि उनके जरिए यह सुझाव आया, तो क्या वाकई उनके जरिए यह सुझाव आया या खुद कनाडा की इस दौर में जरूरत है? क्योंकि 1000 से ज्यादा कंपनियां कनाडाई भारत में व्यापार कर रही है। 600 से ज्यादा कंपनियां भारत में बाकायदा भारत की कई कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। कनाडा के पेंशन फंड्स का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही इन्वेस्ट किया गया है। तकरीबन 75 अरब कैनेडियन डॉलर का निवेश भारत के भीतर है और भारत के 30 लाख लोग जब भारतीय मूल के वहां पर रहते हैं तो प्रवासी भारतीयों का दुनिया के भीतर जो कई ठिकाने हैं उसमें सबसे बड़ा ठिकाना कनाडा ही है। तो क्या इन परिस्थितियों से हटकर अब कनाडा इस दिशा में सोचने लगा कि अमेरिका ने तो झटका दे दिया, अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसे नए संबंध बनाने होंगे? इसीलिए यह सवाल जरूरी है। यह अलग अलग राय अलग अलग तरीके से उभर रही है। जो वैंकूवर की एमएलए मान लीजिए वो हैं, उनका नाम जो है वो डलास बॉडी है। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि व्यापार और दूसरी तरफ जो खालिस्तानी मूवमेंट को स्पेस मिला हुआ है, इन दोनों के बीच आप खड़े होकर कैसे देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां आना? क्या इस पे कोई बातचीत होगी? I think the relationship will be improved and it will be exciting to have the two leaders meeting. I'm an optimist and I always believe that meeting and doing things like this reduces barriers, and it also brings to light that Canada needs to have a positive relationship with India. The nation of Khalistani extremism is a major problem. There's no question. And most Hindus and Sikh people in Canada are not happy with this situation. And hopefully this will be discussed by the federal government with India. इसमें दो मत नहीं कि पहली बार कनाडा की राजनीति एक वैकल्पिक रास्ते को देख रही है और यह वैकल्पिक रास्ता कनाडा की इकोनॉमी और कनाडा की पॉलिटिक्स के बीच से निकलकर दुनिया के उन देशों के साथ खड़े होने की है जिसको लेकर अभी तक कनाडा के भीतर कई सवाल थे, क्योंकि अमेरिका साथ खड़ा था। अब भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देने के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ कनाडा की इकोनॉमी मायने रख रही है और वहां का व्यापार जिस लिहाज से अब डामाडोल हो चला है उसमें भारत की जरूरत महत्वपूर्ण है? इस बात और इस सवालों को लेकर कई सवाल कनाडा के प्रधानमंत्री से किए गए। सवाल सीधा ही किया गया, क्या उन्हें लगता है कि भारत हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था? जवाब उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और कनाडा में जांच किए जा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो क्या यह तनाव के बीच रिश्तों में नरमी है? और भारत खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 26 लोगों की लिस्ट इस बार क्या सौंपेगा? तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? एक वर्क फ्रेम तैयार होगा? संकेत दिए जा रहे हैं। यानी एक बड़ा यूटर्न कनाडा की राजनीति में आ रहा है, जिसमें भारत अगर 26 लोगों की लिस्ट कनाडा को सौंपता है जो खालिस्तान के आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे क्या भारत और कनाडा अब इस हकीकत को समझ रहे हैं कि आर्थिक रास्तों को ही बनाना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस दौर में देश के भीतर की राजनीति को प्रभावित भी करती है और सत्ता को बैलेंस करने की दिशा में भी ले जाती है। और शायद इसीलिए
वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने जब खुले तौर पर कहा कि सिखों के साथ यह धोखा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा में G7 में निमंत्रण दे रहे हैं, और यह भी कहा गया कि कनाडा के मूल्यों के साथ धोखा है, तो सरकार ने इसे नकार दिया, कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कनाडा के राजनीति और कनाडा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति दोनों अब ठीक उसी तर्ज पर है जैसे यह चुनौती प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं कि अगर वह अब ब्रिक्स को लेकर उतनी ही बेचैनी दिखलाएंगे जो पहले दिखा रहे थे, तो फिर अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास आएगी। और कनाडा के भीतर यह मैसेज लगातार है कि दरअसल कनाडा के पास जो तेल गैस का भंडार है, जो उसने टेक्नोलॉजी पे काम किया है, जो भी इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं, अब उसे नई दिशा में ले जाना होगा। वो यूरोपीय यूनियन हो, वह चाइना हो, वह भारत हो, और दुनिया के नए ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। इसीलिए हर सवाल का जवाब नए तरीके से डिप्लोमेसी और इकोनॉमी के इर्द गिर्द आकर सिमटता चला जा रहा है। और भारत के भीतर भी अगर यह सवाल उभर रहा है तो यहां के भी जानकार इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि दरअसल यह एक बड़ा शिफ्ट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति में ट्रंप के आने के बाद कमोवेश हर देश के सामने है कि उसको अपने डिप्लोमेसी के तौर तरीके बदलने पड़ रहे हैं। G7 meeting, which is effective in having conversations about what's happening to the global economy, what is happening in regard to security, what's happening in regard to war and peace, and also about what is happening with terrorism. Diplomacy, you play games. Even if we got an invitation, it is not necessary for us to confirm immediately. It's better to keep the other side waiting sometimes. And you see now, in this case, it was the Canadian Prime Minister who made the call. And then Prime Minister Modi said yes. So in a way, you play games in diplomacy to somehow force the other party to, work on your own terms. हालांकि कनाडा के भीतर आज भी ये सवाल कनाडा के प्रधानमंत्री और सरकार से जब पूछा गया कि देश की भीतर की राजनीति में क्या भारत का विरोध हो रहा है, तो उनका जवाब बहुत साफ था कि जी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव कुछ ऐसा है कि निमंत्रण देना पड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वाकई G7 की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के लिए आने वाले वक्त में ब्रिक्स की बैठक हो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हो, या फिर क्वाड को लेकर जो विदेश मंत्रियों की बैठक में यह तय होना है कि अब नवंबर में भारत में यह बैठक होगी या नहीं होगी, इसको लेकर रास्ता G7 की बैठक से ही निकलेगा। क्योंकि G7 अगर यह रास्ता दिखला देता है जहां पर कनाडा और भारत करीब ट्रेड के साथ निकल कर आते हैं, और G7 के दूसरे देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, कोई भी देश हो, अगर इनके साथ पुख्ता संबंध इस दौर में निकल कर आते हैं, और चूंकि भारत को इनविटेशन है तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका और ब्राजील को भी है, और साउथ अफ्रीका और ब्राजील दोनों ब्रिक्स के देश हैं, और ब्राजील में अगली ब्रिक्स की बैठक होनी है। और समझना यह भी होगा कि इससे पहले जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी उसमें अब 5 देश से बढ़कर बात आगे निकल गई, और ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, यह नए सदस्य देश बन गए। यानी जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका सिर्फ 5 देश थे, उसमें 6 देश और जुड़ गए, और भी देश जुड़ना चाहते थे। पाकिस्तान भी जुड़ना चाहता था। चीन समर्थन कर रहा है, भारत विरोध कर रहा है, नहीं, उसको ब्रिक्स में नहीं लेंगे। तो एक नई चीजें इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के आसरे प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो चुनौती और परीक्षा दोनों परिप्रेक्ष्य में है, उसका रास्ता G7 से ही निकलना है। और G7 के समझौते ब्रिक्स में भारत की पहलकदमी को खुले तौर पर दिखला देंगे। क्या वाकई ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, या जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में सिर्फ विदेश मंत्री जाने वाले हैं, तो ब्रिक्स की बैठक में भी सिर्फ विदेश मंत्री जाएंगे, या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाएंगे। यह परिस्थिति
क्वाड की बैठक को निर्धारित करेगी। यानी ध्यान दीजिए, अगले 6 महीने के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत कहां पर खड़ा है। भारत की विदेश नीति और भारत की सामरिक नीति, जो अभी तक पाकिस्तान को लेकर और टेररिज्म को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खोजती थी, अब उसमें भी एक व्यापक विस्तार की दृष्टि आपको नजर आने लग जाएगी। और शायद दुनिया के सामने यह एक नई चुनौती बिल्कुल नए नए संबंधों को बनाने की है, पुराने पारंपरिक संबंधों को तोड़ने की दिशा में उठते हुए कदम की है। और इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नजरिया भारत को लेकर क्या होगा, यह G7 की बैठक में खुले तौर पर अगर उभर जाता है, क्योंकि यह पहली मुलाकात होगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भारत द्वारा आतंकवाद के सवाल को उठाकर पाकिस्तान की जो घेराबंदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर की गई है और ट्रेड वार की जो शुरुआत हुई, तो फरवरी के बाद पहली मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी इसी जगह पर होनी है। और यह G7 की बैठक इससे पहले की तमाम बैठकों से इसलिए अलग है क्योंकि G7 में जब पहले टर्म में ट्रंप थे, उस दौर में रिपब्लिकन की पॉलिसी और डेमोक्रेट्स की पॉलिसी में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा था। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत पहली बार खुला और व्यापक अंतर नजर आ रहा है। और शायद इसीलिए G7 जितना महत्वपूर्ण कनाडा के लिए है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को लेकर भी कनाडाई मंच पर मौजूदगी भारत के प्रधानमंत्री की भी है। शायद इसीलिए अगले 6 महीने बिल्कुल नए रास्तों को तय दुनिया के सामने करने वाले हैं और उसमें भारत उस पूरी धुरी के केंद्र में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।